नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत वर्मा आप सबका अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन सेक्शन में जो है स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इसमें बेसिकली हम जानेंगे कि जो बेसिक डेफिनेशंस हैं कि प्रोजेक्ट क्या होता है, फिर हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के प्रोसेस ग्रुप्स क्या हैं या स्टेजेस क्या हैं, और नॉलेज एरियाज क्या होते हैं। फिर प्रोजेक्ट चार्टर बनाने का जो प्रोसेस है वो क्योंकि जब प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो उसको जो है अप्रूवल चाहिए होता है और हमें जानना होता है कि प्रोजेक्ट क्यों स्टार्ट करना है। देन वी हैव टू टेक अप्रूवल। सो प्रोजेक्ट चार्टर बनाने का जो प्रोसेस है वो देखेंगे। फिर उसके बाद ये अपना जो इंट्रोडक्शन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सो दोस्तों, प्रोजेक्ट क्या होता है सबसे पहले तो हमें ये जानना है, क्योंकि हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे और हमें ये नहीं पता कि प्रोजेक्ट क्या होता है, तो फिर अ, आगे की बातें समझ नहीं आएंगी। सो प्रोजेक्ट जो होता है वो एक प्रयास होता है, जो कि एक पर्टिकुलर समय के लिए होता है। उसमें जो है हम एक प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं या एक सर्विस क्रिएट करते हैं या एक रिजल्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक प्रयास जिससे हम एक प्रोडक्ट सर्विस या रिजल्ट क्रिएट करते हैं, जिसकी एक स्टार्ट डेट होती है और एक एंड होता है, जिसकी एक बिगनिंग होती है और एक एंड होता है, तो उसको कहते हैं प्रोजेक्ट। ठीक है दोस्तों, सो ये कोई ऑनगोइंग चीज नहीं होती, ये शुरू होता है और एक क्लोजिंग होती है इसकी, तो इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट। तो आगे चलते हैं। सो बेसिकली एक एंडेवर है, एक प्रयास है, एक यूनिक सर्विस या एक यूनिक प्रोडक्ट या एक यूनिक रिजल्ट क्रिएट करने का प्रोजेक्ट। तो दोस्तों, प्रोजेक्ट के एग्जांपल अगर देखें कुछ, तो जैसे एक बिल्डिंग बनानी है तो एक कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट हो गया, या एक एंड्रॉयड या आईफोन का ऐप बनाना है तो एक प्रोजेक्ट हो गया, या एक वेबसाइट बनानी है तो एक प्रोजेक्ट हो गया, एक ब्रिज हमें बनाना है तो भी वो भी एक प्रोजेक्ट है। सो दोस्तों, डिलीवरेबल क्या होता है, डिलीवरेबल की डेफिनेशन क्या है? तो जो हम एक अलग या यूनिक सर्विस बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं या रिजल्ट बना रहे हैं प्रोजेक्ट के द्वारा, उसको हम डिलीवरेबल बोलते हैं। प्रोजेक्ट का डिलीवरेबल होता है वो। सो इसको सिंपल रखने के लिए जो हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट का जो आउटपुट होता है उसको डिलीवरेबल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रोजेक्ट का जो आउटपुट होता है उसको प्रोजेक्ट डिलीवरेबल बोलते हैं। अब तो एक प्रोजेक्ट के अंदर कई डिलीवरेबल्स हो सकते हैं। ठीक है। सो दोस्तों, ऐसे समझते हैं जैसे एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हम लोग, तो जो इनपुट बना रहे हैं हम एज अ डिलीवरेबल, वो होंगे हमारे फ्लोर हो गया, पिलर हो गए, जो छत है वो हो गई, और जो फाइनल डिलीवरेबल बन के आएगा वो होगा पूरी बिल्डिंग, कंप्लीट बिल्डिंग। सो दोस्तों, कई सारे छोटे डिलीवरेबल हम प्रोड्यूस करते हैं, जिससे जो है अ, हमारा फाइनल जो प्रोडक्ट है या फाइनल डिलीवरेबल जो है वो प्रोड्यूस होता है। अब दोस्तों देखते हैं जो हमारे प्रोसेस ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं। ये एक्चुअल में स्टेजेस होती हैं जिनके थ्रू एक प्रोजेक्ट को गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहले होता है इनिशिएटिंग, फिर होता है प्लानिंग, फिर होता है एग्जीक्यूटिंग, है ना, फिर होता है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, फिर उस लास्ट में जो है हमारा होता है क्लोजिंग। सो इनिशिएटिंग में क्या होता है दोस्तों, इनिशिएटिंग में जो है हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, देन हम इनिशियल रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं उनको डेवलप करते हैं प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए इनिशिएटिंग में। तो इनिशिएटिंग में क्या कर रहे हैं, इनिशिएटिंग में जो है हमारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं उनको डेवलप कर रहे हैं प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए, इनिशिएशन। देन उसके बाद आता है इनिशिएशन, जब हो जाता है रिक्वायरमेंट आ जाती है, फिर प्लानिंग करते हैं उन रिक्वायरमेंट्स को अचीव करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो उन रिक्वायरमेंट्स को अचीव करने के लिए प्रोजेक्ट में क्या काम करना होगा हमें, वो प्लानिंग की जाती है अपने इस पर्टिकुलर स्टेज में। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। फिर आता है एग्जीक्यूशन यानी कि एग्जीक्यूटिंग। सो एग्जीक्यूशन में जो है बेसिकली जो है काम होता है जो हमने प्लान किया होता है। ठीक है दोस्तों, जो रिक्वायरमेंट्स हमने इनिशिएशन के दौरान ली होती हैं कस्टमर से, और प्लानिंग के दौरान जो है
जो हमने जो है रिक्वायरमेंट्स को कन्वर्ट किया होता है वर्क में, उसको जो है हम उस वर्क पैकेजेस को या एक्टिविटीज़ को एक्चुअल में करते हैं एग्जीक्यूशन के दौरान, ताकि हमारा प्रोजेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो सके। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला जो स्टेज होता है प्रोजेक्ट का, जिसके अंदर जो है बेसिकली हम जो प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस है, जो हमारा वर्क हुआ है उसकी परफॉर्मेंस है, उसको मॉनिटर करते हैं। सबसे पहले तो मॉनिटर मतलब मेज़र करते हैं, कलेक्ट करते हैं, मेज़र करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं। ठीक है दोस्तों, कि कितना परफॉर्म किया हमारा प्रोजेक्ट, कितना जो है जो वेरिएशन है वो आया है, मतलब कितना काम होना चाहिए और कितना हुआ है। सो उस चीज़ को मॉनिटर करते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर कंट्रोलिंग में जो है अप्रोप्रिएट करेक्टिव एक्शंस जो हैं उसको कंट्रोल करने के लिए लिए जाते हैं, ताकि हमारे जो परफॉर्मेंस है वो ट्रैक पे आ सके। ठीक है, या तो परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा या बुरा हो जाएगा, सो उसको ट्रैक पे लेके आना होता है। जो भी हमारे क्राइटेरिया होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है दोस्तों, स्टैंडर्ड्स के जो भी क्राइटेरिया होते हैं उनका उनके अकॉर्डिंग जो है उसको वापस लेके आते हैं ट्रैक पे। सो दैट इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। सो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग हो गया हमारा परफॉर्मेंस जो है प्रोजेक्ट की, उसको ट्रैक करना, उसको रिव्यू करना और उसको रेगुलेट करना। सो लास्ट में जो प्रोसेस ग्रुप आता है, प्रोसेसेस का एक ग्रुप, जिसको बोलते हैं क्लोजिंग। सो क्लोजिंग जो है वो फाइनलाइजेशन होता है एक्टिविटीज़ का, सारी एक्टिविटीज़ क्लोज हो जाती हैं प्रोजेक्ट की, तो हम जो है प्रोजेक्ट को भी क्लोज कर देते हैं फाइनली इस स्टेज में। सो दोस्तों, ये थी हमारी कि प्रोजेक्ट स्टार्ट कहाँ से होता है और एंड कहाँ पे होता है, मतलब स्टेजेस जो है प्रोजेक्ट की। पहले इनिशिएट किया, फिर इनिशिएट करने के बाद जो है हमें रिक्वायरमेंट्स पता चल गई, तो हमने प्लान किया कि उन रिक्वायरमेंट्स के लिए हमें क्या वर्क करना पड़ेगा, उन पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स को अचीव करने के लिए क्या वर्क करना पड़ेगा, वो हम प्लानिंग प्रोसेस में हम प्लान किया। देन अगली स्टेज में जो है हमने एग्जीक्यूशन करा काम का। फिर उससे नेक्स्ट स्टेज में जब एग्जीक्यूशन हो गया तो साथ में हमने जो है मॉनिटरिंग और कंट्रोल करा, मतलब जो हमारा परफॉर्मेंस है प्रोजेक्ट का वो ठीक जा रहा है कि नहीं जा रहा, वो मॉनिटर करना, डेटा निकालना, फिर उसके बाद उसको कंट्रोल किया। ठीक है, करेक्टिव एक्शंस लेके उसको कंट्रोल किया। देन लास्ट में जो है हमने फाइनलाइज कर दिया, प्रोजेक्ट को क्लोज कर दिया। तो दोस्तों, ये जो हमारे चार स्टेज हैं या इनको फेस कह लीजिए, चार जो स्टेजेस होती हैं हमारे प्रोजेक्ट को करने की। सो इसमें जो है कई सारे नॉलेज एरियाज होते हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मतलब नॉलेज एरिया कह लीजिए एक तरह से एक एक पर्टिकुलर टाइप का काम हो गया। ठीक है दोस्तों, एक पर्टिकुलर एरिया हो गया प्रोजेक्ट का। ठीक है, और उस पर्टिकुलर एरिया को करने के लिए काफ़ी सारे प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, तो हम प्रोसेसेस का डिस्कशन अभी नहीं करेंगे, अभी हम जानेंगे कि कौन से वो 10 एरियाज हैं जो हमें प्रोजेक्ट के दौरान मैनेज करने पड़ते हैं। और इन्हीं चार स्टेजेस के अंदर जो है उनको हमें नॉलेज एरियाज को जो है बेसिकली मैनेज करना होता है। तो सबसे पहला होता है इंटीग्रेशन मैनेजमेंट। ठीक है दोस्तों, कैसे जो है प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो एक बैलेंस बना के रखता है सारे के सारे जो हमारे नॉलेज एरियाज हैं उनके बीच में एक समन्वय, एक बैलेंस। ठीक है, या उसको इंटीग्रेट करके रखता है, उसको मैनेज बेसिकली करता है प्रोजेक्ट मैनेजर। सो इंटीग्रेशन मैनेजमेंट में वो सब कुछ होता है। देन हमारा स्कोप मैनेजमेंट है। स्कोप मैनेजमेंट में कि जो भी हमने प्रोजेक्ट में कार्य करना है, काम करना है, वर्क करना है, एक्टिविटीज़ करनी है, वो सारी डिफाइन होती हैं स्कोप मैनेजमेंट में। फिर आता है हमारा स्केड्यूल मैनेजमेंट। सो जो भी एक्टिविटीज़ हमने स्कोप मैनेजमेंट में डिफाइन करी थी, उनको जो है उनके ऊपर मतलब कितना टाइम लगेगा है, तो वो कहाँ पे डिफाइन करते हैं, मतलब इस एक्टिविटी को करने के लिए इतना टाइम लगेगा, एक्टिविटी 2 को करने के लिए इतना टाइम लगेगा, 3 को करने के लिए इतना टाइम लगेगा, वो सब डिफाइन करते हैं स्केड्यूल मैनेजमेंट में। फिर अगला नॉलेज एरिया आता है कॉस्ट मैनेजमेंट। तो हर एक्टिविटी को करने के लिए जो एक कॉस्ट होती है। ठीक है दोस्तों, एक कॉस्ट होती है हर एक्टिविटी को करने के लिए, एक हर वर्क पैकेज जो है उसको करने के लिए कॉस्ट होती है। तो कॉस्ट मैनेजमेंट में उसको हैंडल किया जाता है। फिर हर एक्टिविटी के जब भी करते हैं तो एक हम वर्क पैकेज को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं हम प्रोजेक्ट के अंदर, डिफाइंड एक्टिविटी होती है उसको करते हैं। तो क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो इंश्योर करता है कि उसकी जो क्वालिटी है
वो ऑप्टिमम रहे, जो जो क्वालिटी हमने प्लान करी थी, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी उनके अकॉर्डिंग जो है वो पर्टिकुलर वर्क जो है वो किया गया हो। ठीक है, ओवरऑल प्रोजेक्ट जो है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किया गया हो, तो वो क्वालिटी मैनेजमेंट में उसको मैनेज करते हैं इन चीज़ों को। इंस्पेक्शन करते हैं, जैसे मान लो प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन करते हैं, प्रोसेसेस को रिव्यू करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरह से जो है क्वालिटी को मैनेज किया जाता है। फिर आता है हमारा रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया कि जो भी अ, दो टाइप के रिसोर्सेज हैं, जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, तो उनको कैसे मैनेज करना है, उनको कैसे लेके आना है प्रोजेक्ट में। ठीक है, उनसे रिलेटेड जो भी कॉस्ट होगी, देन उनको कैसे जो है रिलीज करना है फाइनली। ठीक है दोस्तों, उनको मैनेज कैसे करना है, उनको मोटिवेट कैसे करना है। सो ये सब रिसोर्स मैनेजमेंट में होता है। देन सेकंड रिसोर्सेज जो होते हैं मटेरियल रिसोर्सेज, तो बाहर से कैसे खरीदने हैं, सप्लाई चेन से के थ्रू कैसे हमने जो है रिसोर्सेज प्रोक्योर करने हैं। मतलब जो मटेरियल रिसोर्सेज है उनको मैनेज करने के बारे में हम डिस्कशन करते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट। फिर कम्युनिकेशन जो होते हैं प्रोजेक्ट के, उनको मैनेज करने के लिए जो है, जो भी मतलब हमें इंफॉर्मेशन शेयरिंग करनी है स्टेक होल्डर्स के साथ, या जो टीम है, प्रोजेक्ट टीम है, उनके साथ उनको कौन सी इंफॉर्मेशन कब देनी है, वो सब जानकारी जो है कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के नॉलेज एरिया में होती है। फिर आता है हमारा रिस्क मैनेजमेंट। जो भी प्रोजेक्ट के रिस्क हैं, ठीक है, जिनकी वजह से कॉस्ट बढ़ सकती है, टाइम आगे बढ़ सकता है, स्केड्यूल आगे बढ़ सकता है, उनके बारे में डिस्कशन करते हैं हम रिस्क मैनेजमेंट में। फिर हमारा आता है प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट। प्रोक्योरमेंट में जो है जो काम हमें बाहर से करवाना है, जो इन हाउस नहीं करवा सकते, उसके लिए रिसोर्सेज कैसे लेके आने हैं, और मटेरियल कैसे लेके आना है, वो प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट के प्रोसेसेस में होता है। उनका स्कोप ऑफ वर्क, ठीक है, क्या काम करवाना है, वो सब प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट में होता है। फिर स्टेक होल्डर मैनेजमेंट में होता है कि जो भी प्रोजेक्ट टीम के मेंबर्स हैं, चाहे एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, जो भी जिनसे भी प्रोजेक्ट प्रभावित होता है उनको कैसे मैनेज करना है। स्टेक होल्डर मैनेजमेंट में उन सब लोगों को कैसे मैनेज करना है। सो ये सब होता है। ये सारे के सारे 10 नॉलेज एरियाज हैं, और हर नॉलेज एरिया को जो है कुछ इनपुट दिए जाते हैं, वहाँ से कुछ आउटपुट मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सो इंटीग्रेशन मैनेजमेंट मतलब जो भी अलग अलग प्रोसेसेस हैं अलग अलग नॉलेज एरिया के, उनको एक साथ कैसे लेके आना है, उनको इंटीग्रेट कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, फिर आ गया स्कोप मैनेजमेंट। स्कोप मैनेजमेंट मतलब प्रोडक्ट का स्कोप कैसे बनेगा, प्रोजेक्ट का स्कोप कैसे बनेगा। ठीक है, स्केड्यूल मैनेजमेंट मतलब प्रोजेक्ट का स्केड्यूल बनाना। कॉस्ट मैनेजमेंट मतलब कॉस्ट को एस्टिमेट करना, ह्यूमन रिसोर्सेज और मटेरियल रिसोर्सेज से रिलेटेड। फिर हमारा आता है क्वालिटी मैनेजमेंट, मतलब इंश्योर करना कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो, उसकी क्वालिटी जो है वो अप टू द मार्क हो, और जो हमारा प्रोसेस है उसकी भी क्वालिटी जो है अप टू द मार्क हो। सो दोस्तों, कॉस्ट एस्टिमेशन करना ह्यूमन रिसोर्सेज का और मटेरियल रिसोर्सेज का कॉस्ट मैनेजमेंट में। फिर रिवाइज करते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट, इंश्योर करना कि प्रोडक्ट की और प्रोसेस की जो क्वालिटी है वो ऑप्टिमम है, अप टू द मार्क है। सो दोस्तों, रिसोर्स मैनेजमेंट लाइक एक्वायरिंग, फिर उनको डेवलप करना, फिर उनको मैनेज करना लोगों को प्रोजेक्ट में, या मैनेज करना जैसे मटेरियल रिसोर्सेज हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उनको मैनेज करना, उनको मेंटेन करना। सो दैट इज़ द रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है दोस्तों, कम्युनिकेशंस, एक सही इंफॉर्मेशन सही समय पे जो है पहुंचाना। सो दैट इज़ कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। सो फिर हमारे प्रोजेक्ट पे क्या रिस्क आते हैं, क्या थ्रेट्स आते हैं, और क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं उसको इम्प्रूव करने की। सो रिस्क मैनेजमेंट में वो सब हैंडल करते हैं हम लोग। सो बेसिकली जो थ्रेट्स हैं उनसे डील करने के जो प्लान होते हैं वो हमारे रिस्क मैनेजमेंट में हमें मिलेंगे। देन प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट में गुड्स खरीदना, फिर कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेज करना, इनवॉइसेस प्रोसेस करना, वो सब चीज़ें होती हैं प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट में। तो दोस्तों, जो भी लोग प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं उनका मतलब उनकी रिक्वायरमेंट्स का ध्यान रखना। सो उनको स्टेक होल्डर कहते हैं। स्टेक होल्डर मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जो है उनकी नीड्स का, रिक्वायरमेंट्स का ध्यान रखते हैं। सो स्टेक होल्डर्स जो होते हैं ना, वो अलग अलग टाइप के होते हैं। एक प्रोजेक्ट में कुछ का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है, कुछ का कम होता है।
ठीक है दोस्तों। और इन सब की जो नीड्स होती हैं उनको ध्यान में रखना होता है, उसके लिए जो है प्लानिंग करनी होती है। सो वो सब जो है स्टेक होल्डर मैनेजमेंट में जो आता है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक होल्डर्स को एंगेज करना प्रोजेक्ट में, उनका सपोर्ट गेन करना प्रोजेक्ट के लिए, उनको इन्वॉल्व करना, तो ये सब बातें होती हैं सारी की स्टेक होल्डर मैनेजमेंट हमारा जो नॉलेज एरिया उसमें। सो हम लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि नॉलेज एरियाज और प्रोसेस ग्रुप्स जो हैं उनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस है कि जो प्रोसेस ग्रुप्स हैं वो तो प्रोजेक्ट की स्टेज हो गई, मतलब जिनसे हमें एक प्रोजेक्ट को गुजरना पड़ता है। लेकिन उन स्टेजेस पे जो काम होता है उसके लिए जो टूल्स यूज़ होते हैं, नॉलेज एरियाज यूज़ होते हैं, सो सॉरी टूल्स यूज़ होते हैं, वो स्पेशलाइज्ड एरियाज ऑफ नॉलेज हैं, तो उनको नॉलेज एरियाज बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट कैसे होता है। ठीक है दोस्तों। तो उसको कौन ऑथराइज करता है कि अ, आप ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हो, आप जो है प्रोजेक्ट के लिए पैसा यूज़ कर सकते हो, रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों वो डॉक्यूमेंट कौन सा होता है जो ऑथराइज करता है प्रोजेक्ट मैनेजर को प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए, या उसको रियलाइज करने के लिए, उसको लाइक स्टार्ट करने के लिए बोल सकते हैं बेसिकली। सो उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं दोस्तों प्रोजेक्ट चार्टर। ठीक है। और अब अभी हम डिस्कशन करेंगे कि प्रोजेक्ट चार्टर को डेवलप कैसे करते हैं। सो डेवलप प्रोजेक्ट चार्टर प्रोसेस। सो प्रोजेक्ट चार्टर जो है वो प्रोजेक्ट को एग्जिस्टेंस में लेके आता है, उसको घटित करता है, स्टार्ट करता है। ठीक है दोस्तों। सो प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट चार्टर आने के बाद जो है वर्क को ऑफिशियली स्टार्ट किया जा सकता है दोस्तों। और प्रोजेक्ट चार्टर एक तरीका भी है सीनियर मैनेजमेंट जिसके थ्रू एक्नॉलेज करती है और एक्सेप्ट करती है कि ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो सकता है, या अब ये प्रोजेक्ट एग्जिस्ट कर सकता है, घटित हो सकता है। ठीक है दोस्तों। सो एक कमिटमेंट होता है प्रोजेक्ट चार्टर सीनियर मैनेजमेंट की तरफ से कि आप नाउ यू कैन लाइक स्टार्ट द प्रोजेक्ट, यू कैन यूज द रिसोर्सेज, यू कैन यूज द मनी फॉर द प्रोजेक्ट, जो भी। सो एक तरह से अप्रूवल होता है प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए मैनेजमेंट की तरफ से इस डॉक्यूमेंट के थ्रू। सो दोस्तों प्रोजेक्ट चार्टर में ना हाई लेवल इंफॉर्मेशन होती है, और जो मेजर पॉइंट्स हैं प्रोजेक्ट के बारे में उनकी इंफॉर्मेशन होती है, और ब्रॉडर लेवल की डिटेल्स होती है। एक प्रोजेक्ट चार्टर में जो है उसमें हमारे सारे के सारे प्रोजेक्ट्स के ऑब्जेक्टिव्स लिखे होते हैं हाई लेवल पे। ठीक है। कि इस प्रोजेक्ट में हमने क्या करना है, ये प्रोजेक्ट क्यों करना है। ठीक है। देन सक्सेस क्राइटेरियाज होते हैं कि क्या डिलीवरेबल होगा कि ये प्रोजेक्ट सक्सेस हो जाएगा, मतलब हमें क्या चाहिए इस प्रोजेक्ट से। और हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो भी मेंशन होती हैं प्रोजेक्ट की, नॉट डिटेल्ड रिक्वायरमेंट, हाई लेवल रिक्वायरमेंट। तो दोस्तों जो भी प्रोजेक्ट चार्टर को पढ़ेगा उसको प्रोजेक्ट के बारे में सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि प्रोजेक्ट किस बारे में है, और उसमें जो है उसका जो डिलीवरेबल है वो क्या है। तो दोस्तों प्रोजेक्ट चार्टर में जो है आपको जो है हाई लेवल के जो रिस्क होंगे, कॉन्स्ट्रेंट्स होंगे और एजम्पशंस होंगी, वो भी उसमें जो है मेंशन करनी होती हैं। सो वो सारी आपको उसमें मिल जाएंगी। जो भी रिस्क प्रोजेक्ट हमारा एक्सपीरियंस कर सकता है, हाई लेवल मतलब डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं होती। कॉन्स्ट्रेंट्स जो भी हैं जैसे कॉस्ट हो गया, शेड्यूल हो गया, तो इस तरह के जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं वो भी मेंशन होते हैं हाई लेवल में, और एजम्पशंस भी मैंने मेंशन्ड होती हैं। सो दोस्तों क्योंकि डिटेल्ड प्लानिंग जो है उसको करने में जो है टाइम भी लगेगा और मनी भी लगेगी, तो जब तक हमारा प्रोजेक्ट चार्टर साइन नहीं होगा तब तक जो है हम डिटेल्ड प्लानिंग स्टार्ट नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो जो भी चीज़ें होंगी वो ज़्यादा डिटेल में नहीं होंगी प्रोजेक्ट चार्टर में जब तक वो साइन नहीं होता। प्रोजेक्ट चार्टर में जो है सिर्फ हाई लेवल चीज़ें होंगी, और प्रोजेक्टर के बारे में जो है ब्रॉडर लेवल पे इंफॉर्मेशन होगी कि ये प्रोजेक्ट है, इस बारे में है, और इसमें ये रिस्क हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों। ये कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं। प्रोजेक्ट चार्टर जो है वो अप्रूव कराना पड़ता है सीनियर मैनेजमेंट से, या आपका जो
प्रोजेक्ट का या प्रोडक्ट का स्पॉन्सर है, उससे आपको साइन करवाना पड़ता है प्रोजेक्ट चार्टर। सो प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करें तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्रोजेक्ट मैनेजर ही वो बंदा हो जो प्रोजेक्ट चार्टर क्रिएट करे। कभी कभी जो है प्रोजेक्ट स्पॉन्सर जो होता है ना, वो भी क्रिएट कर देता है प्रोजेक्ट चार्टर। सो प्रोजेक्ट मैनेजर के ऊपर लाइक इट्स नॉट मैंडेटरी कि ही विल क्रिएट अ प्रोजेक्ट चार्टर। ठीक है, वो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। सो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि इससे पहले कि प्रोजेक्ट मैनेजर ऑन बोर्ड आता है प्रोजेक्ट पे, उससे पहले ही प्रोजेक्ट चार्टर क्रिएट किया जा चुका होता है। सो इसीलिए जो है ये ज़रूरी नहीं है। सो प्रोजेक्ट चार्टर बनाने के लिए जो है सबसे पहले जो है स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, और उसके बाद जो है मेजर इंफॉर्मेशन पॉइंट उनके साथ डिस्कस करने पड़ते हैं। दोस्तों प्रोजेक्ट चार्टर में डिफरेंट नॉलेज एरियाज़ की इंफॉर्मेशन होती है जो कि हम प्रोजेक्ट में यूज़ करने वाले हैं, जैसे कि कॉस्ट हो गया, टाइम हो गया, रिस्क हो गया इन फॉर्म ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स। सो इसमें जो है डिफरेंट आइटम्स हैं। सो इसको इसीलिए बोलते हैं इंटीग्रेशन प्रोसेस। लाइक डेवलपिंग अ प्रोजेक्ट चार्टर इज़ अ इंटीग्रेशन प्रोसेस। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या क्या आपको मिलेगा प्रोजेक्ट चार्टर में। तो सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट चार्टर में मिलेगा ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या अचीव करना है, व्हाट डू वी वांट टू अचीव फ्रॉम द प्रोजेक्ट। तो हाई लेवल ऑब्जेक्टिव, फिर प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन होगा, फिर रिक्वायरमेंट्स होंगी प्रोजेक्ट की, मतलब जो कस्टमर रिक्वायरमेंट्स हैं, फिर स्कोप होगा कि उसमें क्या क्या काम होगा, फिर कौन सा प्रोजेक्ट मैनेजर असाइंड है, उसकी अथॉरिटी लेवल कितनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी उसकी। ठीक है, उसकी डिटेल होगी जनरल। और फिर हमारा सक्सेस और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होगा, प्रोजेक्ट को कब सक्सेसफुल मानेंगे हम, क्या डिलीवर करना होगा जिससे हम हमारा प्रोजेक्ट जो है सक्सेसफुल हो जाएगा, कॉन्स्टेंट्स क्या होंगे, रिस्क क्या होंगे, माइलस्टोन्स क्या होंगे प्रोजेक्ट में, एग्जम्पशंस क्या होंगी, इनिशियल बजट क्या होगा प्रोजेक्ट का, और स्केड्यूल क्या होगा। सो ये सारी चीज़ें जो है मेंशन होती हैं हमारे प्रोजेक्ट चार्टर में। और ज़्यादा डिटेल्स नहीं होती, डीपर लेवल की डिटेल्स जो है वो बाद में प्लानिंग के दौरान बनती हैं। सो इस तरह से हमारा जो प्रोजेक्ट चार्टर है इंटीग्रेशन प्रोसेस का पार्ट है, और इंटीग्रेशन प्रोसेस के दौरान ही इसको जो है, मतलब इंटीग्रेशन प्रोसेस है ये एक तरह का, और इसको जो है इनिशिएशन के दौरान जो है इसको बनाया जाता है प्रोजेक्ट चार्टर को। सो दोस्तों प्रोजेक्ट चार्टर का एग्जांपल देखते हैं। सो एक प्रोजेक्ट चार्टर हमें बनाना है, ठीक है दोस्तों। तो उसमें मैं रिव्यू कर रहा हूँ एक टेम्पलेट को। तो प्रोजेक्ट चार्टर बनाने के लिए जो है सबसे पहले हमें एक बिजनेस केस लिखना होता है, जिसमें हम लिखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट की क्या नीड है, क्या ज़रूरत है, और ये प्रोजेक्ट करने की क्या ज़रूरत है, मतलब कस्टमर को इस प्रोजेक्ट की क्या ज़रूरत है, इससे क्या फ़ायदा होगा, ठीक है, क्या अचीव होगा। तो जैसे कि यहाँ पे एक स्पोर्ट्स कार मैन्युफैक्चरर का एग्जांपल लिया गया है। सो जो कंपनी है एक्स वाई जेड, वो जो है उसके जो कस्टमर हैं लाइक हाई एंड लग्जरी कार्स खरीदते हैं, और जो है काफ़ी पैसे वाले कस्टमर हैं। तो अपर क्लास हाई इनकम जो वाले जो कस्टमर हैं इस कंपनी के, उनके लिए जो है कंपनी कार्स मैन्युफैक्चर करती है। सो दोस्तों बिजनेस केस ऐसे बनता है कि अभी कंपनी जो है बहुत सारा रेवेन्यू लूज कर रही है, और जो उसका कंपटीशन है वो हाई एंड लग्जरी लग्जरी स्पोर्ट्स कार बना रहा है। तो इस सेगमेंट में काम कर रहा है, तो अभी जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो अभी क्या करना है, हमारा जो ये कस्टमर है, तो इसको जो है एक अलग मॉडल बनाना है जिसमें जो है वो और अच्छे फीचर्स जो है कवर करे। ठीक है दोस्तों, और अच्छे फीचर्स कवर करे इस कार में, और एक अफोर्डेबल प्राइस पर मतलब वो प्रोवाइड करे कस्टमर्स को। तो ये बिजनेस केस है, और हमें एक ऐसी कार बनानी है, एक ऐसा नया मॉडल बनाना है कस्टमर के लिए जो उसके लिए रेवेन्यू की स्ट्रीम जनरेट करे, जो कि एक यूनिक प्रोडक्ट हो। सो कस्टमर को जो है ऐसा प्रोडक्ट बनाने से जो है काफ़ी अच्छा मार्केट का शेयर मिल जाएगा। सो
यही बिजनेस केस है, यही इसीलिए जो है हमें कस्टमर के लिए जो है ये प्रोजेक्ट एक्वायर करना है, और इसीलिए जो है कस्टमर हमारे पास आया है। तो दोस्तों, ये प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट में करना क्या है और कैसे करना है, कैसे कैरी आउट करना है। हमें जो एक स्पोर्ट्स कार बनानी है फॉर अपर मिडिल क्लास इनकम सेगमेंट के लिए। दोस्तों, प्रोजेक्ट के डिस्क्रिप्शन में क्या हो सकता है? प्रोजेक्ट के डिस्क्रिप्शन में मैंने बताया कि कार बनानी है, एक लग्जरी कार एक बनानी है, नया कार मॉडल डिज़ाइन करना है। और अभी हमारे पास, अब इसमें डिस्क्रिप्शन में हम लिख सकते हैं कि कुछ डिटेल्स बता सकते हैं प्रोजेक्ट के बारे में, जैसे कि अभी जो है लग्जरी स्पोर्ट्स कार की डिमांड जो है बहुत ज़्यादा है मार्केट में। और जो हाई इनकम मिड करियर वाले प्रोफेशनल हैं, जैसे मैनेजर और सीनियर मैनेजर हैं, तो अगर उनको ये कार बेचते हैं तो ये एक बिलियन डॉलर से ज़्यादा का रेवेन्यू हो सकता है। ये $1 बिलियन से ज़्यादा की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जो हमारा ज़्यादातर कस्टमर सेगमेंट है, उसमें जो है ये मैनेजर हैं, सीनियर मैनेजर हैं, जिनके लिए कार बनाई जा सकती है। ये कार कैसी होनी चाहिए? इसमें जो डिज़ाइन जो है वो बढ़िया होना चाहिए, परफॉर्मेंस हाई होनी चाहिए, और इसका लग्जरी इंटीरियर होना चाहिए, लेकिन इसका जो अफोर्डेबल कॉस्ट होना चाहिए, प्राइस जो है इसका अफोर्डेबल होना चाहिए, और फ्यूल कंजप्शन जो है वो एफिशिएंट होना चाहिए। तो ये सारे जो है प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन है कि प्रोजेक्ट किस बारे में है और कैसे आगे जो है कैसे इसको कैरी आउट करना है। किस तरह का काम होगा प्रोजेक्ट में? तो वो प्रोजेक्ट स्कोप एक सेक्शन होता है हमारे इसमें प्रोजेक्ट चार्टर में, तो उसमें बताएंगे हम कि इसमें जो है हम कार की बॉडी बनानी है, डेवलप करनी है, और एक डिज़ाइन बनाना है। ठीक है दोस्तों, कार का एक डिज़ाइन बनाना है और बॉडी डेवलप करनी है, और जैसे इंजन है, पार्ट्स हैं, ये डेवलप करने हैं। देन सीट्स हो गई, डैशबोर्ड्स हो गया, इंटीरियर जो है डेवलप करना है। फिर ऐसा वर्किंग मॉडल तैयार करना है जो कि प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स, जैसे कि लग्जरी हो, स्पीड हो, फ्यूल एफिशिएंसी हो, इन सब रिक्वायरमेंट्स को मैच करता हो। ये हमारा प्रोजेक्ट का स्कोप हो गया ब्रॉडर लेवल पे। सो की डिलिवरेबल्स क्या होंगे, मतलब आउटपुट्स क्या होंगे प्रोजेक्ट के? एक लग्जरी सपोर्ट कार बनेगी, जिसका जो एफिशिएंट फ्यूल कंजप्शन प्रदान करेगी, और जिसके इंटीरियर कंफर्टेबल होंगे और इंजन परफॉर्मेंस बैलेंस्ड होगी। ठीक है दोस्तों, फिर टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन भी होगी, जिसमें कार की डिटेल्स होगी, और फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशन फॉर क्रिएटिंग फ्यूचर मॉडल, मतलब उसमें जो है फाइंडिंग्स निकालेंगे कार बन जाएगी तो, और रिकमेंडेशंस होनी चाहिए कि अगला जो फ्यूचर मॉडल बनेगा उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, मतलब इसका नेक्स्ट वर्जन जो है वो कैसा हो सकता है। वो फाइंडिंग्स, ये सब पार्ट होगा की डिलीवरेबल्स का। उसके बाद आते हैं हमारे प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मतलब सक्सेस क्राइटेरिया क्या होगा, क्या अचीव करेंगे कि हम कह सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है। सो वो डिस्कस कर लेते हैं ज़रा। जैसे कि जो हमारा इंजन की परफॉर्मेंस है, हमारी हाई एंड स्पोर्ट्स कार की, वो 70% होगी। ठीक है, और जैसे मान लो 20% जो है कम फ्यूल कंजप्शन होगी उसके अंदर, और उसका जो इंटीरियर है वो ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, उसमें हाई क्वालिटी की कुशनिंग की जाएगी, और हाई क्वालिटी का लेदर जो है उसमें लगाया जाएगा, ताकि एक लग्जरी इंटीरियर प्रोवाइड किया जा सके कस्टमर को, और उसमें जो है 10% ज़्यादा स्पेस होगा। ये पूरा जो है ऑब्जेक्टिव है टू इंक्रीज द सेल्स रेवेन्यू ऑफ द कस्टमर बाय डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों, फिर एक सेक्शन आता है स्टेक होल्डर्स की इंफॉर्मेशन होगी कि कौन कौन जो है प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होगा और कौन कौन इससे अफेक्ट होगा। तो जैसे सारा जेम्स है, सीईओ होगी, क्लाइंट होगी। ठीक है, हमारी क्लाइंट होगी सारा, और स्टीव होगा डायरेक्टर या स्पॉन्सर, प्रोजेक्ट का स्पॉन्सर। ठीक है, इंजीनियरिंग टीम का जो हेड होगा वो राहुल शर्मा होगा, डिज़ाइन टीम का जो हेड होगा वो जेम्स होगा, आमना जो होगी मार्केटिंग टीम की हेड होगी। ये सब जो है स्टेक होल्डर्स होंगे प्रोजेक्ट के। और बजट कितना होगा, मतलब इस बजट की कॉस्ट क्या होगी? तो ये मान के चलते $800 मिलियन। ठीक है, $800 मिलियन इस कार को बनाने में लगेंगे।
फिर दोस्तों हमारा स्केड्यूल होगा कि कब तक जो है हमें ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, एस्टिमेटेड आइडिया, एक जनरल आइडिया। फिर उसके बाद माइलस्टोन्स होते हैं कि बीच बीच में जो है कौन से मेजर जो है लॉन्चेस होंगे, और या माइलस्टोन्स होंगे जहाँ पे, या की प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स होंगे जो हम अचीव करेंगे टाइम टू टाइम, जहाँ से हम ट्रैक करेंगे प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस। सो बेसिकली की अचीवमेंट्स क्या होंगी जिनको हम मेज़र कर सकते हैं, जिनसे हम प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस मेज़र कर सकते हैं। जैसे कि मान लो पहला जो है कार का डिज़ाइन पूरा होना चाहिए एक पर्टिकुलर डेट तक। फिर आ गया मटेरियल, टेक्नोलॉजी और कंपोनेंट्स एक्वायर करने हैं। फिर प्रोटोटाइप वर्जन कब तक कंप्लीट करना है, वो माइलस्टोन हो गया। फिर क्वालिटी एश्योरेंस और करना है। फिर उसके बाद इम्प्रूवमेंट्स करने हैं उसके ऊपर। फिर फाइनलाइज वर्जन करना है, डेवलप फाइनलाइज वर्जन, मतलब फाइनल वर्जन जो है इस डेट तक आ जाएगा। फिर इस डेट तक जो है हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक ड्यूरेशन होती है, और इसको बोलते हैं कि इतना वर्क हो गया है, मेज़र करने के लिए बेसिकली अचीवमेंट को। उसके अलावा जो है फिर हम कॉन्स्ट्रेंट्स लिख देंगे कि कौन सी चीज़ें हैं जो प्रोजेक्ट में ऑब्स्टेकल, प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को जो है वो डिग्रेड कर सकती है या ट्रैक से हटा सकती है। तो जैसे टाइम कॉन्स्टेंट्स हो गया, ठीक है। टाइम कांस्टेंट मतलब प्रोटोटाइप जो है वो 1 साल के अंदर अंदर बनना चाहिए, ठीक है। फाइनल डिज़ाइन जो है मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा एंड ऑफ द ईयर 2, ठीक है। तो ये टाइम कांस्टेंट्स हो गए। सो दोस्तों टाइम कांस्टेंट हो गया कि हमें प्रोटोटाइप जो है 1 साल के अंदर बनाना पड़ेगा, और फाइनल डिज़ाइन जो है वो दूसरे साल से पहले पहले जो है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में चला जाना चाहिए। फिर रिसोर्स रिलेटेड कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं कि जैसे कि टीम जो है 3 से ज़्यादा एडिशनल टीम मेंबर को हायर नहीं कर सकती बाहर से, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से, ठीक है, रिसर्च और डेवलपमेंट टीम के अंदर। तो ये भी एक तरह का कांस्टेंट हो गया। टीम जो है 3 से ज़्यादा लोगों को हायर नहीं कर सकती है R&D में, ठीक है दोस्तों। फिर हो गए रिस्क। हाई लेवल जो है रिस्क, डिटेल नहीं चाहिए इसमें। हाई लेवल रिस्क क्या होंगे प्रोजेक्ट के? तो रिस्क बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि हम नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ट्रायल और एरर्स की वजह से जो है टाइम के डिलेज हो सकते हैं प्रोडक्ट को बनाने में। तो वो एक स्केड्यूल रिलेटेड रिस्क रहेगा। और अगर डिले हो गया तो ऐसा हो सकता है कि कंपटीटर जो है हमारा वो वही चीज़ को लॉन्च कर दे मार्केट में, ठीक है। तो हमें रेवेन्यू का भी लॉस हो सकता है, फेलियर भी हो सकता है, अ, कि हम पहले बंदे बने मार्केट में इसको लॉन्च करने वाले। तो स्पीड की बहुत ज़रूरत है। तो ये कांस्टेंट, डिले वाला जो कांस्टेंट है, ये रहेगा प्रोजेक्ट के अंदर। फिर जो हमारे कॉन्फिडेंशियल डिज़ाइन है उनकी चोरी का खतरा है, तो वो भी एक रिस्क है। सो हमें जो है बहुत ज़्यादा सिक्योर रखना पड़ेगा अपने जो प्रोजेक्ट के डिज़ाइंस हैं उनको, प्रोडक्ट के डिज़ाइन से, सॉरी। दोस्तों फिर आता है हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर कौन होगा। सो जैसे इसमें डाला हुआ कि वेड विल्सन हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर होगा इस प्रोजेक्ट के लिए, और उसको जो है 80% खर्चा करने का ऑथराइजेशन देते हैं इसमें। बजट अमाउंट का 80% वो खर्च कर सकता है, किसी भी टीम मेंबर को रिक्वेस्ट कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से। और एडिशनल फंडिंग जो है वो हमारे स्पॉन्सर जो है स्टीव, उनसे रिक्वेस्ट कर सकता है। तो ये सारे जो है जनरल ओवरव्यू है प्रोजेक्ट मैनेजर का और उसकी जो अथॉरिटी है उसका। सो दोस्तों इस तरह जो है हमारे बेसिक्स जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के और इंट्रोडक्शन जो है उसका लेक्चर पूरा होता है। सो आगे चलते हैं इसके बाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, सॉरी, लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट। आगे देखते हैं, अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।